चीजें पहले हमको माननी पड़ेंगी, तब कोई नया रोशनदान खुल पाएगा। मैं सबसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, जो मध्यकाल जिसको हम लोग बोलते हैं ना असलम भाई, उसमें पहले आक्रांता से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक जोड़ लो, 900 से 1000 के बीच में लमसम का शासन है। मुगलों का स्थायी शासन रहा, बाकी तो लूटपाट वाले आते रहे, आए मार काट की भाग गए। उसमें लगभग 65 लोगों ने, मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, 65 लोगों ने उस कालखंड में अलग अलग समय आंखों देखा विवरण लिखा है। उस सब में एक बात सामान्यतः कॉमन है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें तामीर कराई गईं। एक सा दृष्टांत है, उसमें सोमनाथ नहीं अलग, उसमें उज्जैन महाकाल काल अलग नहीं हुआ, उसमें काशी नहीं अलग हुई विश्वेश्वर महादेव, उसमें अयोध्या नहीं छूटी, उसमें कृष्ण जन्मभूमि नहीं छूटी। चुन चुन के उन स्थानों को लिस्टिंग की गई, जैसे किसी के पीछे मारो, पुलिस वाला भी डंडा मारता है, पीछे मारता है, उसमें नुकसान कम होता है। ठीक, आपने वो मंजूर नहीं किया, आपने यहां गोली मारने की कोशिश की हिंदुस्तान की, आपने पांव पे पांव नहीं दिया। मेरी बात को गंभीरता सुनिएगा, गजनी ने, गौरी ने, बाबर ने, औरंगजेब ने पांव पर पांव नहीं दिया हिंदुस्तान के। उन्होंने हिंदुस्तान के वक्षस्थल पर लात रखी, वक्षस्थल पर। ये उज्जैन का महाकाल, ये सोमनाथ, ये विश्वेश्वर महादेव, ये राम जन्मभूमि, ये कृष्ण जन्मभूमि, ये भारत की छाती थे, वक्षस्थल थे। आप वहां मरोड़ देते आके, हम इतना बुरा नहीं मानते, अब तो बहुत समय बीत गया, कहां तक बुरा भी मानते, लेकिन छाती पर रखी लात, और आप कहते हो लात हटाओ भी मत, कुछ लोग कहते बोले रखी रहने दो। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, ज्यादातर स्थानों पर गया, सोमनाथ की तरह विधिवत पुनर्स्थापना कहीं नहीं हो पाई, अब अयोध्या की हो रही है। सब जगह अवशेष है, कहीं गौरी झांक रही, कहीं गणेश झांक रहे, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये सिर्फ इसलिए किया गया, अन्यथा मैं लोगों से कहता हूं, लोग कहते हैं जल्दबाजी, मैंने कहा पागल हो, जो इतना बड़ा विध्वंस कर सकते हैं, जिनके साथ जो शासन है, वो ये मलबा साफ भी करा सकते थे, लेकिन नहीं, उनका मंतव्य था कि ये मलबा यहीं रहे, सैकड़ों साल तक नासूर बना रहे। और मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ता हूं, हम कह रहे हैं कि फोड़ा भी बना रहे और दर्द भी चला जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसी साइंस तो अभी आई नहीं दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं। यहां क्या करेंगे? फोड़े का तो चीरा लगाना होगा, उसमें से मवाद निकलेगा, दुर्गंध भी आएगी, लेकिन शरीर के विषमुक्त होने का रास्ता वही है, ये जान लीजिए। राष्ट्र के शरीर के विषमुक्त होने का रास्ता वहीं से जाएगा कि फोड़े में चीरा लगाना होगा और उसके मवाद को निकालना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र ने कहा, नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा पंथ नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं। और कई बार मैंने निवेदन किया, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये जितनी जो बातें होती हैं, मैं अशोक सिंघल के समय की बात भी बताऊं। कुछ लोग थे बाबा सन्यासी, उठ जाते थे अपना प्रचार ज्यादा पाने के लिए, वो 3000, 6000, 8000, 40000 मस्जिदों की लिस्ट ले आते थे, हैं? तब भी मैं इसी मत का था, काशी, मथुरा और अयोध्या की तुलना किसी मंदिर, मठ, मंदिर, मस्जिद के साथ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री की तुलना होगी ना, कि पटवारी और प्रधानमंत्री को एक साथ रख दोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप मक्का की बात करिए, हम अयोध्या की तुलना करने को तैयार हैं। आप वेटिकन सिटी की बात करिए, हम काशी की बात करने को तैयार हैं।
इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं। यही बात समझने की है और यही बात समझाने की है। यहां वेटिकन सिटी की तो लड़ाई नहीं, यह मक्का मदीना की लड़ाई नहीं, मक्का मदीना की शान में कोई किसी ने गुस्ताखी की नहीं, वेटिकन सिटी की शान में किसी ने गुस्ताखी की नहीं। उनके पोप आए यहां, सिर माथे, मोदी जी गए उनसे मिले, उनने भी सिर माथे लिया, अच्छी बात है, रिश्ता अच्छा है। अंग्रेज भी यहां शासन करके गए। और एक बात मैं कहूं, गोविंद जी बैठे हैं, ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे तो अंदर समय भी नहीं मिलता पढ़ने का। 1830 में असलम भाई, 1830 में अंग्रेजों के शासन में एक नौजवान, विदेशी नौजवान काशी में तैनात हुआ, नौकरी पे आया। उसको पेंटिंग की बड़ी रुचि थी, ड्राइंग की। उसने काशी के कुछ पेंटिंग बनाए उस दौर के, फिर वो किताब में छपे भी और पेंटिंग अलग बन के भी बिके, दोनों। उसकी किताब में जो पेंटिंग है, एक तरफ उसका विवरण होता है कि पेंटिंग का, कि भाई ये क्या मसला है, क्या की पेंटिंग है। 1830 31 में किताब छपी, 36 में शायद, सोचिए कितने वर्ष पहले। उसने कहा कि ये चित्र दक्षिणी छोर से लिया गया है, ज्ञानवापी की बात हो रही, क्या पूरा परिसर हिंदू मंदिर की स्थापत्य कला से भरा पड़ा है, सिर्फ गुंबद रख दिए ऊपर। और अंत में वो अंग्रेज लिख रहा, वो भाजपा का नहीं, क्योंकि भाजपा का संघ भी पैदा नहीं हुआ था तब तो कोई पार्टी थी नहीं, अंग्रेज। तो उसने वो लिखते हैं कि ये इसलिए किया गया। ये बात अगर कंचन जी कहती तो हम नहीं मानते, चलो भाई इनको चुनाव भी लड़ना है, ये भी बवाल में रुचि रखेंगी, स्वाभाविक है, जो राजनीतिक दल है वो बवाल में रुचि रखेगा। उस अंग्रेज ने लिखा कि ये इसलिए किया गया कि मुस्लिम शासक अपनी विजय को इसके जरिए स्थापित करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। फिर वो आता है एक बनाया चित्र उसने, वो किताब में छपा हुआ एक चित्र है शिवलिंग का। वो कहते हैं कि विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग ही असली लगता है, हालांकि उसके बगल में थोड़ी दूर पर एक मंदिर बनाया गया है, वहां भी शिवलिंग की स्थापना हुई, लेकिन असली यही लगता है। वो अंग्रेज कह रहा, उसका तो कोई लेना देना नहीं, ना वो हिंदू था ना मुसलमान था, ना वो मस्जिद जाता था ना वो मंदिर जाता था। 10 साल बनारस में नौकरी किया, उसकी किताब छापी बाद में। उसकी बात तो हमको समझनी चाहिए, उसका क्या इंटेंशन हो सकता है। अच्छा, वो अंग्रेज शासक भी नहीं था कि चलिए शासक में भी कुछ चतुराई आ जाती है, धूर्तता आ सकती है, वो तो शासक भी नहीं था, सामान्य मुलाजिम था। दूसरी बात एक आई, असलम भाई ने कही, उस पर भी एक टिप्पणी कर जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद आपने गले क्यों नहीं लगाया। मित्र, हम लोक जीवन से सीख ले, मोहल्ले में लड़ाई हो जाए चौतरे को लेके, खेत की लड़ाई हो जाए मेढ़ को लेके, और मुकदमे से हार जीत तय हो तो कोई किसी को गले नहीं लगाता। दलान में बैठकर मसला सुलझा लिया जाए, और पूरब की भाषा में कहूं तो फरिया लिया जाए, तो लड्डू बंटते हैं, गले मिला जाता है। भारत ने वो मौका छोड़ दिया मित्र, छोड़ दिया। अंग्रेजों के समय से मुकदमा चला, 130 साल अदालती प्रक्रिया के बाद, और मेरे ख्याल से इतना ही समय काशी ज्ञानवापी को भी हो गया है। व्यास परिवार के दीन मोहम्मद का जो मुकदमा था, वहां से लेके आज तक जोड़ लीजिए, ऐसे चलेगा। हलीम साहब, असलम साहब, गले लगने और लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत ही तब होगी जब हम ये तय कर लेंगे कि मसला हम
अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठ के तय करेंगे। और एक बात मैं अपील करूंगा सबसे, काशी में जब से शिवलिंग का प्राकट्य हुआ ज्ञानवापी परिसर में, तब से एक ऐसा भी वर्ग सक्रिय हुआ जो ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है सोशल मीडिया पर। वो टिप्पणियां नासूर की तरह रहेंगी अनंत काल तक। ये भाषा मत बोलिए, ये तरीका नहीं, ये सभ्यता नहीं, समझौता नहीं हो सकता, अदालत में लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। ठीक है, किसी ने, मैंने जब ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो किसी ने पूछा कि इसके सभ्य संयम और सभ्य टिप्पणी मर्यादा का वो क्या है मानक। गोविंद जी, असलम भाई, फरद भाई, मैंने कहा जिस मर्यादा और संयम के साथ आप अपने पुरखों के नाम का उल्लेख करते हैं, वही मर्यादा यहां लागू कर दो, यही बहुत कृपा है। कैसी कैसी अभद्र बातें कर रहे हो, इसका परिणाम जानते हैं। सूखी घास पर जलती हुई माचिस की तीली मत फेंकिए, परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि संभाले नहीं संभलेंगी। मैं उन अभद्र चीजों के यहां जिक्र नहीं करना चाहता। मन शुद्ध हो गया। कोई ऐसे बोलता है, आप उस घटना से सहमत नहीं हो सकते हैं, उस घटना के विरुद्ध आप तर्क दे सकते हैं, अदालत में मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन महादेव पर आप ऐसी टिप्पणी करेंगे, ये इस देश को मंजूर नहीं होगा, इस देश को स्वीकार्य नहीं होगा। और अच्छे अच्छे लोग, एक दिल्ली में प्रोफेसर थे, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, शायद जेल जाने वाले हैं। रोड साइड के पिलर डिवाइडर पर जो लगते हैं, उनकी तस्वीर डाल के कहा जा रहा है कि मैं क्या कहूं। असलम भाई, ऐसी अभद्रता कहीं देखी है क्या हम लोगों ने? कम से कम इसके लिए तो सब लोग एकजुट होकर बात करो, बाकी मसला अदालत सुलझा देगी। लेकिन हम अपने संस्कार तो बचा के रखें। हम उनको परम पिता कहते हैं, पिता के पिता, और उनके साथ ये व्यवहार, ये ठीक नहीं रास्ता। ये भारत के लिए खतरा हो जाएगा, खतरनाक संकेत है भारत के लिए। अगर इस ढंग की असहिष्णुता है, काशी में शिवलिंग का प्राकट्य नहीं होगा तो क्या हांगकांग में होगा? इतना आक्रोश क्यों, इतना दुख क्यों? दुख हो, उसके समाधान के लिए रास्ते हैं, लड़िए अदालत में, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर ऐसी भाषा मत बोलिए जो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दे।